नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 6 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा के अंदर इजराइल ने फिर से अपने हमले तेज कर दिए और इसके बाद गजा के क्या सूरत हाल है इसके बारे में अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अमेरिका से एक बहुत बुरी खबर है और साफ तौर पर कहा जाए तो ये बुरी खबर ना केवल नेतन्याहू के लिए बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है, एलोन मस्क के लिए भी, और तमाम वो लोग जो इजराइल के लिए जय जयकार लगा रहे थे उन तमाम लोगों के लिए भी बुरी खबर है। और साथ ही इस समय लेबनान से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान के अंदर 0 डे की घोषणा 2 हफ्ते के अंदर हो सकती है। तो ये 0 डे क्या है, इसकी क्या सच्चाई है और इस 0 डे में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है हमेशा से ही उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप इजराइल के लिए खड़े हैं तो इजराइल के लिए कमेंट कर दें, आप फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं तो फिलिस्तीन के लिए कमेंट करें, लेकिन आप शांत ना बैठें, आप कमेंट करते रहें, दुआ करते रहें, न जाने किसकी दुआ कब कबूल हो जाए। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली जो खबर बताऊंगा ये खबर अंधभक्तों के लिए तो मौत से बुरी खबर है, इजराइल के लिए भी जलजला है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो मुंह पे जूता है। अब ऐसा क्यों कह रहा वो आप जान लीजिए। दरअसल इस समय मेयर का चुनाव होना था अमेरिका के न्यूयॉर्क में और वहां पे इस बार ऐसा चुनाव हुआ कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और क्यों, एक शख्स को हराना था और उसका नाम था जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी को हराने के लिए सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर हो। जोहरान ममदानी चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद आज इजराइल भी परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, एलोन मस्क भी परेशान है और अंधभक्त मंडली भी परेशान है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप पूरी कहानी डिटेल में समझिए। दरअसल जोहरान ममदानी एक ऐसा शख्स था जिसने चुनाव लड़ने से पहले एक बात साफ तौर पर बोल दी थी कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो अमेरिका में चाहे जहां आएगा ये यानी नेतन्याहू, चाहे जहां आएगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी आदमी न्यूयॉर्क में आ जाता है तो न्यूयॉर्क के अंदर मैं इसको गिरफ्तार करवा के रहूंगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए। अब ये बात जब इसने बोली थी तो साफ तौर पे ये बात थी कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। लोगों ने यहाँ ये समझना शुरू कर दिया कि जोहरान ममदानी जो हैं वो मुस्लिम हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसी बात बोल दी। लेकिन जोहरान ममदानी की जो कहानी है उस कहानी को जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं था। दरअसल जोहरान ममदानी की जो माता जी थी जिनका नाम था मीरा, ये एक हिंदू महिला थी। इनका जन्म साल 1957 में राउरकेला, जो कि भारत के ही साउथ में पड़ता है, वहां पे हुआ था। इनके जो फादर थे जिनका नाम था महमूद ममदानी, वो एक मुस्लिम थे। मुस्लिम होने के साथ साथ एक अच्छे पढ़े लिखे दार्शनिक भी थे। तो ये मुंबई में पैदा हुए। तो इन दोनों की जो पैदाइश थी भारत थी, लेकिन पढ़ने लिखने की वजह से ये चले जाते युगांडा और युगांडा में ही जोहरान ममदानी का जन्म होता है। युगांडा में पैदा होने के बाद जोहरान ममदानी अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, साथ ही वहाँ के जो स्टेट असेंबली है न्यूयॉर्क की वहाँ पे काम पाते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने समाज के वो मुद्दे देखे जिसको अमेरिका में ज़्यादातर टाइम इग्नोर किया जाता था, जैसे धर्म के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे लोगों को नीचा दिखाना, धार्मिक लड़ाई लड़ना, एक देश से दोस्ती निभाने के चक्कर में एक देश को बर्बाद कर देना। ये तमाम चीज़ें जब ये देखते हैं तो 34 साल के जोहरान ममदानी ये फैसला करते हैं कि इस बार मेयर का चुनाव मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने में इन्होंने अपना सबसे अहम मुद्दा जो बनाया था वो यही था कि अगर नेतन्याहू अमेरिका में कहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर न्यूयॉर्क में आएगा तो मैं इसको गिरफ्तार करूंगा। अब ये बात जब इन्होंने बोली तब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जोहरान ममदानी को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार करना शुरू किया। सोचिए, आप एक सांसद को हराने के अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनाव करें, चुनाव करने के साथ साथ प्रचार करें और उसके बाद भी वो सांसद जीत जाए तो उसकी क्या हैसियत है। सेम चीज़ आप समझिए, यहीं पे ये सेम चीज़ हुई है कि इसको हराने के लिए जोहरान ममदानी भाई साहब को ट्रंप बीच में है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये चुनाव जीतता है तो मैं न्यूयॉर्क की सारी मदद बंद कर दूंगा, सरकार के पैसे नहीं देने दूंगा। एलोन मस्क ने अपना सारा ट्विटर अकाउंट खोल दिया। साथ ही जो नेतन्याहू उसने कहा कि अगर कोई भी इसको वोट देता है तो वो इजराइल का दुश्मन होगा। ये तमाम बातें इसने बोली, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क की जनता ने
वोट देके, वो भी रिकॉर्ड तौर पे 50% से ज़्यादा वोट अकेले जोहरान ममदानी को मिला। उसके बाद मेयर का चुनाव जोहरान ममदानी जीतता है और जीतने के बाद साफ तौर पे जोहरान ममदानी का कहना है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो अरेस्ट करूंगा, जेल में डालूंगा, जो कोई उखाड़ सकता उखाड़ ले। और 6-7 में अंधभक्तों की कहाँ चली। जब जोहरान ममदानी अपने असेंबली में आते हैं, आने के बाद शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जब अपनी बात रखते हैं, तब इन्होंने क्या कहा पता है? जिस नेहरू के नाम पे पूरी बीजेपी आईटी सेल गाली देती है, जिस नेहरू के नाम पे पूरी बीजेपी चिल्लाती रहती है कि नेहरू ने देश बेच दिया, नेहरू ने देश बेच दिया, मोदी जी ने ही देश को विश्वगुरु बनाया। लेकिन जोहरान ममदानी जब जीत के जाते हैं तो कहते हैं कि मैं नेहरू की धरती से आया हूँ। अब ये बात अंधभक्तों को कहाँ हजम होगी? नेहरू ने क्या किया इस देश के लिए? अरे पढ़ो कभी यार जाके। खैर अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि अब अमेरिका में जाने के लिए नेतन्याहू को डर लग रहा होगा, क्योंकि अगर न्यूयॉर्क सिटी गए सिचुएशन खराब हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएंगे, बेइज्जती अलग से, और जेल डाल दिए जाएंगे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, एलोन मस्क ने भी अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, वहाँ पे भी कुछ खास मिला नहीं। और साथ ही इधर नेतन्याहू ने तो धमकी भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी अब जोहरान ममदानी मेयर का चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या कहा जाए, इनको आप बधाई दे दीजिए। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा के अंदर लगातार इजराइल सीज फायर को तोड़ के हमले जारी कर रहा। आज आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और साथ ही टेलीग्राम पेज पे एक जानकारी साझा की, जिसमें आईडीएफ ने खुद अपने मुंह से इस बात को एडमिट किया है कि उसने 3 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ये तीनों जो लोग थे वो येलो लाइन क्रॉस करके आगे आ रहे थे। अब गलती से भी अगर कोई आ जाए, बड़ा सिंपल सा आप समझिए कि कोई गलती से भी येलो लाइन अगर क्रॉस कर दे तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? सिंपल सी बात है, आप नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ पे आईडीएफ ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि जब ये तीनों लोग आगे आते हैं, फौरन उनको हमास का आतंकवादी समझ के गोली मार दी गई। अब ये तीनों फिलिस्तीनी थे, क्या थे, कौन थे, नहीं पता, बस आईडीएफ ने इस बात की जानकारी लोगों को दे दी। अच्छा, अब आपको लगेगा कि चलो येलो लाइन क्रॉस हो रहा था तो भाई गोली मार दी, मजबूरी थी, सरकार का आदेश है। लेकिन अब आप सुनिए, लगभग 1950 लोग इस समय इजराइल की जेल में बंद हैं। इनमें से गाजा का एक भी नहीं है। कई सारे लोग लेबनान के हैं, कई सारे सीरिया के और कई सारे अगल बगल के राज्यों के हैं। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर ना कोई धारा है, ना कोई चार्जेस हैं, ना कोई मुकदमा है, ना कोई आरोप है। बस इनको जेल में डाल के बंद कर दिया गया है। ना ही इनकी कोई गलती इनको बताई जा रही, ना इनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा, ना कोई इनकी पेशी होनी है। बस ये जेल में बंद रहेंगे। और ये ऐसा नहीं कि इनके देश के, ये अगल बगल के देशों के। ये वार प्रिजनर भी नहीं है, कोई जंग भी नहीं थी, बस इजराइल का मन हुआ, इजराइल ने इनको पकड़ लिया। और यही इजराइल की हकीकत है। और हम ऐसे हकीकत को आपके सामने बार बार बताते हैं कि इजराइल क्या कर रहा। मैं वो खबरें कम बताता हूँ आपको कि आज इसने ये ऐलान कर दिया, आज हिजबुल्लाह ने ये बोल दिया। वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है? अमन और चैन। एक मासूम की जिंदगी भी अगर जाए तो हमें उस खबर को कवर करनी चाहिए। यही पत्रकारिता है। हम बढ़ चढ़ के आपको नहीं बता सकते। खैर, इस समय यूएनआरडब्ल्यू की रिपोर्ट आई है, जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वेलफेयर गजा में ऑपरेटिव है इस समय। उसकी रिपोर्ट आई है कि लगभग जितने भी फिलिस्तीनी हैं, लगभग यानी 99% के आसपास के जो फिलिस्तीनी हैं वो गजा छोड़ के जा चुके हैं, अपने जगहों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। और जिनको रहना भी है वो इस समय अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, और ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जो 81% के आसपास डैमेज्ड है। अब ये खबर आपको बहुत छोटी लगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आज सोचिए 25 लाख लोग एक ऐसे बिल्डिंग में रह रहे हों, एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ की जितनी बिल्डिंग है उसमें से 100 में से 81 बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और उसमें हर एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हज़ार लोग रह रहे हैं। और ऐसी आप सोचिए हजारों बिल्डिंगें हैं। और मौसम अब खराब होने वाला है, अगर ईश्वर न करे, पर ये बिल्डिंगें अगर गिरी, बरसात का मौसम वहाँ पे आने वाला, अगर ये बिल्डिंगें गिरी तो कितने लोग मारे जाएंगे। कहने को तो ये कह दिया जाएगा कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, ये कुदरती आपदा है, लेकिन इस आपदा को देने वाला कौन है आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं ये जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा। आज आपको एक खबर बता रहा हूँ, थाईलैंड से निकल के सामने आ रही है। थाईलैंड वैसे तो लोग घूमने जाते हैं, थाईलैंड का कल्चर भी बड़ा ओपन है, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बिना कपड़ों के भी घूम लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों की अपनी एक मर्यादा होती है। जैसे वहाँ पे एक झरना है वांगसी थोंग एक झरना है जहाँ पे लोग बहुत प्यार से जाते हैं, बैठते हैं सुकून और शांति के साथ, लेकिन वहाँ कोई अश्लीलता नहीं फैलाता।
ये इजराइल जो बताता है कि हम तो बड़े तहजीब वाले हैं, बड़े पुराने धर्म को मानने वाले हैं, इनकी कहानी आप सुनिएगा। एक लड़का और एक लड़की जो इजरायली थे, थाईलैंड में इसी वांगसी थोंग झरने पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद पब्लिक के बीच ओपन सेक्स करने लगते हैं, यानी कपड़ा उतार के वहीं चालू। अब ये बात जब थाईलैंड के लोग देखते हैं, इनको मना करते हैं। जब इनको मना किया जाता है तब ये धमकाने की कोशिश करते, करे मैं इजराइल से हूँ, नेतन्याहू के देश का। फिर क्या था, थाईलैंड की पुलिस आती है, 4 डंडे इनको लगाती है, लगाने के बाद इनको पकड़ के लेके जाती है। अच्छा, सबसे ताज्जुब की बात यह कि अगर ये किसी अरब मुल्क के अखबारों में छपा होता तो मुझे लगता कि प्रोपेगेंडा है, जबरदस्ती ये बात ये लोग बता रहे, इजराइल ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इजराइल में आपको देखने को मिलेगी कि आज एक इजरायली कपल थाईलैंड के अंदर ओपन सेक्स करने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ। अब आप आर्टिकल भी अपने सामने देख सकते हैं, कोई अपने मन से ये बात नहीं बोल रहा हूं, और मैं प्रयास भी करता हूं कि सारी बातें जो आपको बताऊं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपके सामने रखूं, ताकि मेरे और आपके बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आप कभी मेरे ऊपर डाउट ना कर सकें। आपके मन में अगर कभी डाउट हो तो आप वो खबर सामने से वेरीफाई कर सके। तो आप देखिए कि द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि ये भाई साहब गए थे वहां पे, ओपन में ही चालू हो गए और अपनी तो इज्जत इन्होंने डुबाई, अपने देश की भी बेइज्जती करवा दी कि भाई इजराइल के लोग कैसे काम करते हैं। तो क्या कहा जाए, खैर इतनी इज्जत की फिक्र होती तो ऐसे काम ये क्यों करते। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही दोस्तों, और आज ईरान के लोगों को आपकी दुआओं की जरूरत है। ईरान आपके लिए बहुत लड़ा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हैं, वो 80 साल के होने के बावजूद भी अपने धर्म और अपने ईमान पे कायम हैं, लेकिन आज उस देश को आपकी दुआओं की जरूरत है। कैसे, आपको बताता हूँ। ईरान के अंदर केवल 2 हफ्ते का पानी बचा है, केवल 2 हफ्ते का पानी ईरान के अंदर बचा है। ईरान के अंदर जिस कंपनी द्वारा पानी संचालित किया जाता है, उसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है बेहजाद पासार। बेहजाद पासार ने साफ तौर पे कहा कि जिस बांध से, एक बांध है वहाँ पे अमीर कबीर बांध, इस बांध से ही पूरे देश में पानी आता है। उस बांध पे पानी रोका गया, उससे पानी को प्योरीफाई किया जाता है, उसी प्योरीफाई वाटर को पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। वहाँ पे केवल 14 मिलियन क्यूबिक टन पानी बचा है, केवल 14 मिलियन क्यूबिक टन। शुरुआत में वहां पे 86 मिलियन क्यूबिक टन पानी बचा था, अब केवल 14 मिलियन क्यूबिक टन पानी बचा है। और इतना पानी पूरे ईरान के लिए केवल 2 हफ्ते का रिजर्व है। और अगर 2 हफ्ते के अंदर बरसात नहीं होती है तो फिर ईरान के अंदर 0 डे घोषित कर दिया जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई ये 0 डे क्या है। तो 0 डे का मतलब बड़ा साफ है कि जब 0 डे ईरान के अंदर लग जाता है या फिर कहीं भी लग जाता है तो पानी केवल अस्पतालों में मिलता है 24 घंटे, केवल ऐसी जगहों पे मिलता है जहां पे जिंदगी और मौत का सवाल हो। बाकी जगहों पे घरों की टोटियां तक बंद कर दी जाती हैं, घरों की टोटियों पे सील लगा दिया जाता है, जो नल होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। और दिन में केवल 1 घंटे एक टैंकर पानी लेके आता है, एक फिक्स क्वांटिटी 10 लीटर 15 लीटर हर घर में दे देता है, उसके बाद वो टैंकर लौट जाता है। इसके अलावा पानी और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर 2 हफ्ते के अंदर बरसात ईरान के अंदर नहीं हुई तो आप देखिए कि ईरान की जो हालत है वो बड़ी खराब होगी। इसको लेके नेतन्याहू ने एक बार और कुछ बड़ा बयान दिया था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि नेतन्याहू ने कहा था कि अगर आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है उसको ये लोग गिरा दें, उनके रिजीम को चेंज कर दे तो हम वहाँ पे पानी की व्यवस्था मुहैया करवा देंगे। ये नेतन्याहू ने बहुत पहले भी अपने पोस्ट में कहा था, लेकिन उस दौरान ईरान की जनता ने कहा था कि भाई देख, ये हमारा अपना मामला है, इसमें हम किसी नेतन्याहू या फिर किसी इजराइल या फिर किसी अमेरिका की दखलंदाजी नहीं चाहेंगे और खामनेई की सरकार नहीं जाएगी, ये रहेगी, हम जिंदा रहें या मर जाएं। तो आप लोग एक बार ऊपर वाले से दुआ करें कि ईरान में एक बार पानी बरस जाए, चूँकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। वहाँ पे बच्चों के पास, बूढ़ों के पास, और गर्मी का माहौल है वहाँ पे, अपनी तरह ठंडी नहीं है, वहाँ पे गर्मी का माहौल है। और अगर बरसात नहीं हुई तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। और इस बात का सीधा फ़ायदा अगर कोई उठाएगा तो इजराइल ही उठाएगा, और इसी बात का मेन डर है। खैर, ये तो रही मिडिल ईस्ट की खबरें, लेकिन आज आपको फिर से भारत की एक खबर बताता हूँ। और ये खबर मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन एक बार बताना मेरा फिर से काम है, क्योंकि मामला मेरे देश का है और अपने देश को लेकर मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। आपको मैंने कल भी बताया था कि अपने देश का एक नागरिक जो कि सूडान में फंस गया है, विकास बेहरा, उड़ीसा का रहने वाला है, और इसको आरएसएफ के आतंकवादियों ने, जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसके आतंकवादियों ने अपने साथ पकड़ लिया है। पकड़ के इसको अपने साथ कहीं लेके गए हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, एक बार आप वीडियो भी देख। قلت اني قاعد فوق الفاشر انجرم قلت اقل فوق
يا اخويا قول دقلو عز والله يعلموا عربي بدون مراد. इस शख्स के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में किसी के पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। कल भी मैंने ये वीडियो बनाया था, आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कम से कम अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें कि हमारे देश का एक विकास बेहरा, आदर्श बेहरा नाम का शख्स इस समय सूडान में आतंकवादियों के कब्जे में। सूडान में क्या स्थिति है आपको खूब पता है कि किस हिसाब से वहाँ पे लोग दुबई और अमेरिका के इशारे पे एक दूसरे को मार काट रहे हैं, किस हिसाब से वहाँ पे टेररिज्म फैलाया जा रहा है, ये चीज़ें भी आपको पता है। और हमारे देश का अगर एक नागरिक आज कैद में है तो सवाल अंधभक्तों से भी है कि उनके पापा तो वहाँ रुकवाते हैं, तो क्या यहाँ भी रुकवाएंगे? अगर नहीं रुकवाएंगे तो फिर इस नागरिक को लाने की क्या व्यवस्थाएं की जा रही सूडान के अंदर। और आप यकीन मानिए, अगर आप गाज़ा के बच्चों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने ही देश के लोगों के लिए नहीं उठाते, तो कहीं ना कहीं फिर आपको भी लोग गलत ही कहेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दिल से खबरें बताता हूँ, दिल से खबरें। ये चीज़ आप सोच के देखिए कि अगर हमारे देश का एक नागरिक आतंकवादियों की कैद में है, उसके लिए हम आवाज़ ही ना उठाएं तो फिर बेकार है, लानत है हम पे। खैर, आप आवाज़ जरूर उठाइएगा, इस वजह से मैंने आपके सामने ये खबर रख दी है। मेरे से जितना हो सकता था मैं वो काम करता रहता हूँ। बाकी आपका फ़र्ज बनता है कि आप कुछ ना तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से भी, और साथ ही गाज़ा की जो सूरत हाल है चंद घंटों में फिर से लेके आऊँगा कि हिसाब से वहाँ पे इजराइल हमले कर रहा, किस हिसाब से 75,000 लोग इस समय एक ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ पे कभी भी जलजला आ सकता है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और साथ ही 81% ढांचा कैसे डैमेज है, ये भी खबरें मैंने आपको बताई। और साथ ही ईरान के अंदर 0 डे की क्या कहानी, वो भी आपको डिटेल मैंने समझाई। तो अगर आपको मेरी खबरें बताने का तरीका पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।